Hello everyone, CGPSC with नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज हम लोग CGPSC जो 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो 2022 का जो एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा फैक्चुअल था और टफ साइड था, हिस्ट्री के क्वेश्चन। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सही मिलान करना है। इसमें कुछ जगह के नाम दिए हुए हैं और काल का नाम दिए हैं, समय के नाम बताए हैं। पूरा पाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक काल, नव पाषाणिक काल, ताम्र पाषाणिक काल। उसमें कौन कौन सा जगह है, कौन कौन से काल को बिलोंग करता है। क्वेश्चन तो आपको क्या पता हो। जैसे कि नव पाषाण काल जनरली हम लोग बुर्ज होम जहाँ कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर। पहले देख लेते हैं कहाँ पे है। भीमबेटका मध्य प्रदेश पे है। बनास वैली आपका अभी राजस्थान के पास मिल जाएगा। सोहन वैली आपको कहाँ मिलेगा, पाकिस्तान के पास मिलेगा। तो पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच, ठीक है, पूरा पाषाण मतलब पाषाण का यूज जस्ट अभी तक भी उस लेवल का नहीं हुआ है एक टूल के रूप में। तो इस मध्य में जो नव पाषाण है उसमें एक टूल के रूप में बहुत अच्छे से यूज होता है, ठीक है ना। उसमें होमोसोपियंस लोग आ जाए रहते हैं, मनुष्य मानव बन जाए रहते हैं। तो नव पाषाण में हम लोग को बुर्जहोम दिखता है, ये अगर आपको पता होगा। और जो सोहन नदी के किनारे सोहन वैली जो है वो सबसे प्राचीन घाटी में से एक है। तो एक का फोर्थ हो जाएगा। नव पाषाण काल में बुर्जहोम दिखेगा जहाँ पे हम लोग को हड्डियों के टूल भी मिले हैं, हड्डी के टूल भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं हड्डी से बना हुआ। मध्य पाषाण काल में भीमबेटका एक यूनेस्को साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये भोपाल में मिलेगा। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट है पेंटिंग, जो यहाँ का जो पेंटिंग है, चित्र है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो उतने वो उस वक्त के जो आदि मानव कौन से कार्य करते थे, उसको कैसे करके रहते थे, उनके जीवन शैली को बताते हैं। और जो बनास घाटी है वो ताम्रपाषाणी कालीन है। तो इसी से अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बुर्ज होम, इसको भी भारत सरकार में यूनेस्को को भेजा हुआ है एक यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए। दूसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये हमें पता करना है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। दूसरा, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। तीसरा, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। सभी तरह के, यहाँ पे देख रहे हो, सभी तरह के निर्माण के कार्य के लिए एक ही आकार का ईंट। ये अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे, लॉजिकल भी देखेंगे, तो क्या सभी तरह के कार्य के लिए एक ही तरह के ईंटे का प्रयोग किया जाता है? जनरली सभी तरह के लिए नहीं, मुख्यतः एक एक स्टैंडर्ड ईंट था, लेकिन सभी तरह के निर्माण के लिए एक ही आकार का नहीं। ये बहुत एब्सोल्यूट हो जा रहा है, होगा नहीं, कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। दूसरा, मुख्यतः मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुमंजिला भी रहता था, दो मंजिला, तीन महीना मंजिला भी रहते थे, वो भी सभी घर। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जा रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ाई की होती थी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हम हमारे दो ऑप्शन से देखें तो एक और दो तो सही नहीं है, ठीक है। तो एक और दो सही नहीं है, ये गलत। एक और दो यहाँ पे भी नहीं है। अब आपके पास 50-50 है।
और 50-50 ऑप्शन में आप क्या रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और औसतन 10 मीटर, जैसे कि आजकल के 12 मीटर के आसपास रहती है, चौड़ा रहता है, तो 10 मीटर रह सकती है। तो हम ये सही हो सकता है। और आंसर क्या है, 1 और 2। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न था, बट ठीक है, हमने करने की कोशिश किया। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है बौद्ध परिषद, ठीक है। 4 बौद्ध परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और भी 1-2 है जो भारत के आउटसाइड हुआ था, और उसके अध्यक्ष अध्यक्ष को पूछा गया है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पे हुआ था, आपको पता है? ये राजगीर में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। दूसरा वैशाली में हुआ था, वैशाली। तीसरा आपका कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा आपका क्या हुआ था, कश्मीर में हुआ था। चलो इतना तो हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं? तो पहला जो हुआ था राजगीर में, वो महाकश्यप का, ये थोड़ा, ये आप लगा सकते हैं महाकश्यप के द्वारा, अगर ये जानते होंगे तो। और अंतिम जो हुए रहता है, वासुमित्र, यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि ये वासुमित्र के टाइम ही जो बुद्धिज्म है 2 भाग में बन जाता है, एक महायाना और हीनयाना। हीनयाना, महायाना और हीनयाना वासुमित्र के टाइम टूटता है। तो 4 का 1 और 1 का 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक। तो पहले पहले महाकश्यप के टाइम होता है, और यहाँ पे विनय पिटक, विनय पिटक एक रचनाएं हैं, वो वहाँ पे संकलन होती हैं। और जो तीसरे तीसरे पाटलिपुत्र में यहाँ पे होता है, यहाँ पे और 2 रचनाएं होती है, जिसको आप अभिधम्म पिटक और अभिधम्म पिटक यहाँ पे आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो, चौथा वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? ये 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है। हाँ भैया। उनकी माता लिच्छावी के राजा चेतक की बहन थी, हाँ। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, नहीं भैया, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह किया है, और उनके वाइफ का नाम है यशोदा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वराहमिहिर की रचना नहीं है? ये वराहमिहिर किसके है, कहाँ पे आता है? ये एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय या फिर विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे, 9 रत्न थे उसमें से एक थे। उनकी रचनाएं पंच सिद्धांत नीका, बृहद संहिता है, बृहद जातक है, बिल्कुल। क्या नहीं है? अमर कोश नहीं है, अमर कोश नहीं है, क्योंकि ये जो रचना है इसको किसने लिखा रहता है? अमर सिम्हा ने लिखा था। ये कौन? अमर सिम्हा। तो आंसर हो जाएगा डी। एक थोड़ा कठिन क्वेश्चन आ गया है, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ठीक है। वे नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे, ठीक, पता नहीं, आगे देखते हैं। उनके साम्राज्य में की राजधानी कन्नौज थी, यस, क्योंकि राजा मिहिर भोज जो है गुज्जर प्रतिहारा के शासक थे, ठीक है। तो और उसकी
गुज्जर प्रतिहार के जो राजधानियां होती, साम्राज्य की राजधानी की थी, कन्नौज थी। तो दो तो एकदम सही है। तो जो दो, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अपने पास एक और तीन बचा है। अरब यात्री अल मसूरी ने उन्हें राजा बोरा का नाम दिया। राजा बोरा का नाम दिया अल मसूदी, ठीक है, क्योंकि राजा भोज, राजा मिहिर भोज, उसके उनके बारे में कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ठीक है ना, बहुत सारे उनको नाम तो दिया गया था। हाँ, दे सकते हैं, ये हो सकता है। तो उनके पापा का नाम क्या था, उनके जो पिताजी के थे उनका नाम नाग भट्ट नहीं था, उनका नाम था राम भद्र। तो वो राम भद्र के पुत्र थे। तो ये गलत हो गया, तो हमारा पास आंसर आ जाता है बी। वास्को डिगामा, सातवां क्वेश्चन, वास्को डिगामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलो ठीक है। वास्को डिगामा 1458 में 98 में भारत की यात्रा के समय कालीकट के शासक जमोरिन था। हाँ बिल्कुल, सबको पता है जो थोड़ा सा पढ़ा है, तो ये तो सही है। प्रथम यात्रा में वास्को डिगामा लगभग एक साल तक भारत में रहा। चलो, एक साल तक भारत में रहा। चलो 1948, तो ठीक है ना, 500, अराउंड 600 के आसपास तक रहा होगा, पता नहीं कहाँ तक रहेगा, लेकिन एक साल तक रहा बोल रहा है, तो इतना तक, ठीक। वास्को डिगामा ने पुनः 1501 में भारत की यात्रा की, ठीक है, फिर से पुनः एक साल तक रहा बोल रहा है, और 1501 में वापिस रिटर्न पुनः यात्रा की। तो ये दोनों में से एक होगा सही, नहीं तो दोनों एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। या तो फिर ये सही होगा या तो फिर ये सही होगा, दोनों में से एक सही हुआ, ठीक है। लेकिन 1498 से देखो तो 1500 ऐसे ही आ जा रहा है, 1500 ऐसे ही आ जा रहा है, ठीक है। तो अगर एक साल रहा होगा तो ये 1500 नहीं, 1600 के आसपास आया होगा, ये 1500, ये 1502 के आसपास आया होगा। तो हम तीसरा को नेगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे लॉजिक लगा के आप सही कर सकते हैं। तो पहला सही है और दूसरा सही है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा कठिन क्वेश्चन है अगर जिसको पता नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे एक भी अगर सही कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग जानते हैं, इसमें से एक चीज जानते हैं, जो फ्रांस के गवर्नर हैं फ्रांसिस डी अल्मेडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। ये ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आते हैं? फ्रांस लेके आता है। और मैक्सिमम यूज कौन करता है? ब्रिटेन यूज करता है। वैसे ही होता है, ठीक है। तो डी का थ्री, डी का थ्री, अरे ये तो सब में है। चलो नेक्स्ट, दूसरा कोई, अल्फांसो डी अल्बुर्क, इनके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है। और ये क्या किए रहते हैं, ये गोवा का एनेक्सेशन किए रहते हैं 1510 में। तो ए का फोर्थ, ए का फोर्थ ये, तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कठिन लगा मुझे तो, ठीक है, कठिन था। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने उन 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासा को पूरी करने के लिए भेजा था, उनके संबंध में क्या सही है? चलो ठीक है। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था। पता नहीं पहला मिशन होगा, दूसरा मिशन होगा, तीसरा मिशन हो सकता है, ये तीसरा मिशन हो, ठीक है। यह मिशन अकबर, यह मिशन अकबर से लाहौर में मिल सकता है। इस मिशन में एंटोनियो मानसेरेट शामिल थे, ये भी हो सकते हैं। बहुत ही अंदर के और इंफॉर्मेशन पूछने की कोशिश किया जा रहा है,
और इसका आंसर है, हाँ तीनों सही है। ये क्वेश्चन और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पांचवें, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि डच जो आते हैं अपना फैक्ट्री कहाँ कहाँ पे लगाते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे हम पढ़ाते हैं सबसे पहले मछलीपट्टनम में बनाते हैं, मछलीपट्टनम में बनाते हैं, उसके बाद पुलिकट में, फिर सूरत में बनाते हैं। अब उसके बाद हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते। अब उसके बाद जो बनाए रहते हैं उसमें बता रहे हैं बिमलीपट्टनम। ठीक है ना, सबसे पहले कहाँ, बिमलीपट्टनम। ठीक है, बिमलीपट्टनम में यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद कहाँ पे, कराई, कराईकल, तो ये बनाया जाता है। फिर उसके बाद कोची, 1763। चिनसुडा, 1653। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। थोड़ा सा टफ था, इतना फैक्ट याद शायद करके नहीं रखते। अंबूर का युद्ध के संबंध में सही नहीं है, क्या सही नहीं है? ये अंबूर का युद्ध कब होता है? ये होता है आपका कार्नेटिक वॉर जो होता है। ठीक है ना, कार्नेटिक वॉर जो साउथ में किसके किसके, फ्रांस और ब्रिटिश के बीच। ठीक है ना, उनके एक तरह से उनके प्रॉक्सी लड़ा, यहाँ पे भारत के रोज राजाओं के साथ मिलकर लड़ते हैं मतलब। तो यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी। चलो आगे देखते हैं, पता नहीं। इस युद्ध में मुजफ्फरगंज, चंदा साहिब और फ्रांसीसियों के सेना ने मिलकर अनवलर उद्दीन का मुकाबला किया था। पता नहीं। इस युद्ध में अनवर उद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल, हार का सामना करना पड़ा था और ये जीते थे। तो इसमें से सही नहीं है, क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है, क्योंकि ये 1749 में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। थोड़ा सा आपको इतिहास को अंदर में जाके पढ़ना पड़ेगा। आप 11वीं क्लास के एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, जो पुराने वाले हैं सतीश चंद्र का, या फिर मॉडर्न इतिहास में ये स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा निम्न में से सही कथन नहीं है, क्या नहीं है देखते हैं। किलिच खान को मुबारिज खान के नाम से भी जाना जाता है। पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क ने सक खेड़ा युद्ध में, सक्र युद्ध में मुबारिज खान को हराया था। ठीक है, निजामुल हक ये हैदराबाद के फाउंडर है, हैदराबाद के स्थापना किए थे। हाँ, हराया हराया होगा। ठीक है ना, अगर किसी को नहीं पता है और रिस्क ले सकते हैं। ठीक है ना। जुल्फिकार खान ने निजाम उल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, पता नहीं नवाजा था कि नहीं, लेकिन ये तो फिक्स, निजाम उल मुल्क जीते, जीते थे। ठीक है ना, तो दो सही हो सकता है। तो दो अगर सही हो सकता है तो कौन सा हट जाएगा? ये हट जाएगा। या तो फिर एक हो सकता है, किल किलिच खां को मुबारिज खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नहीं जाना जाता। जुल्फिकार खान को निजाम उल मुल्क असफ शाह की उपाधि से नवाजा गया, ये भी नहीं नवाजा गया था। तो आंसर हो जाएगा एक और तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आया है आपका। आधुनिक भारत में सन 1927
में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी ने की थी, यस की थी। इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेना को युद्ध लड़ने के लिए भेजे जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए संकल्प को अपनाया गया था। हाँ बिल्कुल, 1927 में पूर्ण स्वराज के ये बातें हुई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ पे वो किया था, और डॉक्टर M.N. अंसारी थे। तो क्या गलत है, सेकंड गलत है, तो केवल 2 गलत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा अवस्था, जो प्लाज्मा अवस्था है, जो मैटर है, मैटर का फोर्थ स्टेट बोला जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस के बाद जो चौथा स्टेट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। चलो इसके बारे में क्या है, इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होते हैं, बिल्कुल इसी को तो प्लाज्मा बोलते हैं। दूसरा, और सूर्य के प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, बिल्कुल वहां पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, ये भी हो जाएगा। LED बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, नहीं। जो फ्लोरेसेंट बल्ब है, ठीक है ना, जो ट्यूबलाइट में है, उसको प्लाज्मा की अवस्था में हम लोग बता सकते हैं, लेकिन LED बल्ब नहीं है, LED बल्ब नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न के सही संयोजकता जो वैलेंसी है, ठीक है ना, और तत्व तो बताया गया है, तो किसका आप जानते हो सबसे ज्यादा। फ्लोरीन का तो -1 होता है, ये आपको पता होगा। सिलिकॉन का +-4 सुने होगे, +-4। ए का 4, ए का 4, ठीक है ना, बी का 1, बहुत आसान हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 3, सल्फर का ये, तो आप कैसे करके Al2O3, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम का आपका 3 पता चल जा रहा है यहाँ पे। उसका H2SO4 यहाँ पे आपको पता चल जा रहा है 2 होगा, ठीक है ना। सिलिकॉन का +4 है, ठीक है ना। CF4 होता है, तो इससे आपका वैलेंसी आपका 1, -1 आपका फ्लोरीन का है, तो आंसर हो जाएगा ये। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं, बिल्कुल पत्तियों का जो छोटा छोटा पोर होता है उसको स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करने में सहायता करती है, बिल्कुल आदान प्रदान तो करते हैं गैस का, ठीक है। और वाटर का इवापोरेशन भी यहाँ पे होता है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसमें स्टोमेटा में होता है। हाँ बिल्कुल ये सही है, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ चारों के चारों सही है। ठीक है, निम्न कार्बनिक यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए। ये शायद आपको साइंस के बुक में आपको सेम टू सेम एक उसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ ऐसे दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म, फिर इथेनॉल, फिर मीथेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही नहीं है। मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज नहीं 20 किलो हर्ट्ज होता है, तो ये गलत हो जाएगा। चलो, 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनिया को पराश्रव ध्वनि कहते हैं, नहीं 20 किलो हर्ट्ज से, गलत। भूकंप में मुख्यतः प्रघाती तरंगों से पहले
प्रासराव ध्वनियां उत्पन्न होती है? नहीं, ये नहीं होती। आपका इंफ्रारेड होता है, अल्ट्रासोनिक, इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, नहीं इंफ्रारेड आपका होता है। तो ये भी गलत है, तो आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की थी, कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में जेल में आमरण अनशन किया था और उसके बाद पूना पैक हुआ था अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में, और उसके बाद रिजर्वेशन का प्रोविजन आया था। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था? यरवदा जेल पे आपका हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पे उड़ने वाली यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता दिखता है? बिल्कुल काला प्रतीत होता दिखता है, अगर आप ऊपर में जाएंगे तो पता चलेगा। क्यों? क्यों? अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता। जो हम लोग को नीला कलर क्यों दिखता है आसमान, क्योंकि उसमें प्रकीर्णन होता है, यानी कि स्कैटरिंग होता है, तो उसी कारण हमको नीला कलर दिखता है। ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। रमन इफेक्ट भी पढ़ोगे उसके बाद। तो हाँ, अधिक ऊंचाई में काला क्यों दिखता है? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल से नहीं है वहां पे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, और पहला दूसरे का सही कारण भी है, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। तीसरा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है? अच्छा से पढ़ना है। इस एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की थी? बिल्कुल। इसमें ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा के प्रभुत्व को स्थापित किया था? हाँ। इस एक्ट में चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया था? नहीं, बिल्कुल। चाय और चीन कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था उसको समाप्त नहीं किया था, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो, संविधान सभा के संबंध में क्या सही है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को हुई थी। हाँ शायद, हाँ, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था उसी के हिसाब से हम लोग संविधान सभा बनाए थे। प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? नहीं, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद कौन बनते हैं यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था? बिल्कुल बहिष्कार किया था, उन्होंने नहीं आए थे, और 9 तारीख को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो 1 और 3 यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 के मतदान में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। चलो, राजीव गांधी के टाइम हुआ था। तो कौन सा संशोधन था ये था 61वां संशोधन था। बहुत ही क्लोज है, आपको पता होगा तो आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कौन सा है? कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनको वो दिया था, आरक्षण का 10% दिया था? चलो, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था बताइए, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है? कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान का है, और ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। ये जो मौलिक अधिकार है और कौन सा उनके अनुच्छेद है,
समानता का अधिकार आपको पता है 14 से 18 के बीच, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको पता चल जाएगा। पहला का फोर्थ इसी से ही आपका निकल जा रहा है, ठीक है ना। फिर भी शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 हो जाएगा। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 1932। 1932 को इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की प्रावधान किया गया है। जस पंचायती राज व्यवस्था 1992 में लेके आते हैं। इस व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्या आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? नहीं, गांधी जी के विचार हैं भैया। पहले जो DPSP के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के 40 अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की बात हुई थी। कहीं से लिया गया नहीं, ये गांधी जी का सपना था। 74वें संविधान संशोधन विधेयक पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए नहीं, संविधान पंचायतों के लिए तो 23वें, और ये क्या है? नगर निगम के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, ठीक है ना, 74। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा आंसर? केवल ये बनेगा। तो इसी से आज हम लोग ने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।